शाही दवाखाने के सामने देव वर्मन एक बार फिर से नैना से बदला लेने के लिए पहुंच गया था। देव को इस बार एक अनजान और रहस्यमय शख्स काल का साथ मिला था और काल बिना किसी शर्त नैना की हत्या करने के लिए खुद से आगे आया था। उधर एक परम योद्धा के सामने खड़ी नैना के दिमाग में एक साथ कई सारे सवाल उठने लगे थे। हालांकि नैना का सामना इससे पहले सिंह वर्मन से भी हुआ था, लेकिन इस बार नैना के सामने खड़ा शख्स सिंह वर्मन से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। उसकी शक्तियों को देख नैना काफी चिंतित थी। मैं इससे युद्ध कैसे करूंगी? अशोक पता नहीं कहां चला गया और शायद आर्यमान भी इससे युद्ध न कर पाए। निशा और उसके दादाजी की सुरक्षा भी मुझे ही देखनी है। दादा सही समय पर आ जाएं तो ठीक है, लेकिन क्या वो भी इसका सामना कर पाएंगे? इसकी शक्तियां तो लगातार बढ़ रही है। अपने सामने खड़े शख्स को देख नैना को काफी अजीब महसूस हो रहा था। इसकी शक्तियां तो अभी कम थी, लेकिन इसकी ताकत बढ़ कैसे रही है? ऐसा लगता है इसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। यही सोचती हुई नैना उसे घूरे जा रही थी। तभी काल उसके सामने आते हुए कहता है, अगर तुम्हारी ये नौटंकी खत्म हो गई है नैना, तो अब मैदान में आ जाओ। मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन को मरोड़ने के लिए काफी मचल रहे हैं। अपने सामने खड़े काल को देख नैना के मन में अब संदेह होने लगा था कि रामू भी इसे हरा नहीं पाएगा। इसकी ऊर्जा का स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। दादा इसे हरा पाएंगे ये भी अब मुश्किल ही लग रहा है। खैर, दादा का इंतजार करती हूँ। आर्यमान भी यहां होता तो इसके बारे में कुछ तो बताता। इन्हीं बातों में उलझी हुई नैना उस शख्स की ओर देखते हुए कहती है, तुम मुझसे युद्ध करने के लिए आए हो, लेकिन कम से कम अपना नाम तो बता दो। आखिर मुझे भी तो पता चले मैं किससे और क्यों युद्ध कर रही हूं। नैना की बातों को सुन वो शख्स कुछ बोलता उससे पहले ही देव बीच में बोलते हुए कहता है, अरे काल नाम है इसका, काल, और आज ये तेरा काल बनकर यहां आया है। जब तेरी गर्दन टूटेगी ना, तब क्या नजारा होगा। मैं तो यही सोचकर पागल होता जा रहा हूं। देव वर्मन का इस तरह से बीच में बोलना काल को अच्छा नहीं लगता है। वो तिरछी निगाहों से देव को घूरने लगता है। तभी नैना उससे कहती है, काल? ये कैसा नाम है काल? भला कोई ऐसा भी नाम रखता है क्या? चलो अब तुम अपना असली नाम बता दो और जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। आखिर तुमने अपने चेहरे को क्यों ढक कर रखा है? नैना की इन बातों को सुन वो अनजान शख्स हंसते हुए कहता है, मैं अब समझ रहा हूं नैना, तुम ऐसे सवाल जानबूझकर कर रही हो ताकि तुम्हें कुछ समय मिल जाए। तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रही हो। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा नाम चाहे काल हो या कुछ और, लेकिन आज तो मैं तुम्हारा काल बनकर ही यहां आया हूं। इसलिए इन बेकार की बातों को छोड़ो और आगे आकर युद्ध करो। काल की इन बातों को सुन नैना उसके चेहरे की ओर देखने लगती है। बलशाली होने के साथ साथ तो ये बुद्धि वाला भी है। इसे सब चीजों के बारे में पता है। अब मैं क्या करूं? आर्यमान तुम कहां? नैना को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक ऐसा कुछ होता है जिसकी उम्मीद नैना को भी नहीं थी। अचानक से नैना अपने सर को पकड़ लेती है। ब्रह्मयंत्र, ब्रह्मयंत्र! नैना की आंखों के सामने अचानक से ब्रह्मयंत्र आ गया था। उसकी आंखें बंद थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मयंत्र उसके सामने ही हो। ये क्या हो रहा है? क्या ब्रह्मयंत्र मेरे पास है? आर्यमान, आर्यमान तुम कहां गए? आर्यमान, मुझे ब्रह्मयंत्र दिख रहा है। आर्यमान! नैना की आंखों के सामने अचानक ब्रह्मयंत्र के आ जाने की वजह से वो दुविधा में पड़ गई थी और मदद के लिए मन ही मन आर्यमान को बुला रही थी। तभी नैना के कानों में आर्यमान की आवाज गूंजती है, क्या हुआ नैना? क्या तुम्हें भी ब्रह्मयंत्र दिख रहा है? आर्यमान की इस आवाज को सुन नैना चौंक जाती है। आर्यमान, तो तुम, मुझे तुम्हारी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? तुम तो यहां पर हो भी नहीं। नैना को इस तरह चौंकते देख आर्यमान उससे कहता है, नैना, ब्रह्मयंत्र हमें जोड़ रहा है। मैं अभी ब्रह्मयंत्र का ध्यान कर अपनी शक्तियों को थोड़ा बढ़ा रहा था। इसी बीच शायद तुमने मुझे याद किया, इसलिए ब्रह्मयंत्र ने हम दोनों को जोड़ दिया है नैना। आर्यमान की बातों को सुन नैना का सर चकरा रहा था। क्या ब्रह्मयंत्र के पास इतनी शक्ति है आर्यमान? नैना के सवाल को सुन आर्यमान उससे कहता है, ब्रह्मयंत्र अगर तुम्हारे पास आ जाए और उसकी सारी शक्तियां काम करने लगे तो ये सब इसके आगे कुछ भी नहीं है। ब्रह्मयंत्र की शक्तियां काफी अधिक है। ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुमने मुझे क्यों याद किया है? नैना की आंखें अभी भी बंद थी। आर्यमान की बातों को सुन नैना उससे कहती है, आर्यमान, देव मुझसे युद्ध के लिए न जाने किसी लेकर आया है। ये एक परम योद्धा है और इसकी शक्तियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे तो डर लग रहा है आर्यमान कि आखिर मैं इसका सामना किस तरह से करूंगी। यहां आने के बाद से इसकी ऊर्जा का स्तर काफी बढ़ गया है। इतना कह नैना शांत हो जाती है। नैना की बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, ठीक है नैना, तुम अपनी आंखों को खोलो और उसकी ओर देखो। तुम्हारी आंखों से मैं भी उसे देखता हूं। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत ही वहां चला आऊंगा। आर्यमान की बातों को सुन नैना अपनी आंखों को खोल लेती है। अपनी आंखों को खोलने के साथ ही नैना उस शख्स पर अपनी नजर डालती है। उधर नैना की दृष्टि से आर्यमान उस शख्स को काफी ध्यान से देख रहा था। किसी अंधेरी जगह पर बैठा आर्यमान उस शख्स को देखने के बाद पसीने से तरबतर हो गया था। वो नैना से कहता है, नैना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस शख्स से लड़ना किसी के वश की बात नहीं है। इसे हराने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। आर्यमान की बातों से उसकी चिंता का साफ पता चल रहा था। आर्यमान को ऐसे चिंता करते और उसकी बातों को सुन नैना उससे कहती है, क्या हुआ आर्यमान, तुम इतने चिंतित क्यों?
नैना के इस सवाल को सुन आर्यमान उससे कहता है, नैना, ये काल काफी खतरनाक और बड़ा योद्धा तो है ही, साथ ही इसके पास कुछ जादू शक्तियां भी है। ये जिस किसी से भी लड़ने की सोच लेगा, उसकी आधी शक्तियां खुद ब खुद इसके भीतर आ जाएगी। इसलिए इससे ताकतवर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। इससे युद्ध लड़ना बेहद कठिन है नैना। आर्यमान की इस बात को सुन नैना के माथे से भी पसीना टपकने लगा था। अपने माथे के पसीनों को पोंछते हुए वो आर्यमान से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो आर्यमान? अगर ऐसी बात है तो हम फिर इसे कैसे हराएंगे? मुझे इसे हराना भी है और अपनों की भी सुरक्षा करनी है। मैं ये सब कैसे करूंगी आर्यमान? नैना की बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, मेरी शक्तियां अभी इसके बराबर तो नहीं है नैना, लेकिन अगर मैंने इससे युद्ध किया तो हम काफी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अपनी शक्तियों को मैं अभी पूरी तरह से इस्तेमाल तो नहीं कर पाया हूं, लेकिन ब्रह्मयंत्र मुझसे जुड़ा हुआ है। अगर इसके पास ब्रह्मयंत्र की शक्तियां चली गई तो फिर इसे खुद ब्रह्मयंत्र भी नहीं हरा पाएगा नैना। इतना कह आर्यमान चुप हो जाता है। आर्यमान को चुप देख नैना उससे कहती है, तो फिर हम क्या करें आर्यमान? आखिर मैं इसे कैसे हरा पाऊंगी? नैना का सवाल सुन आर्यमान काफी हड़बड़ाते हुए, नैना, इससे तुम भी युद्ध नहीं कर सकती हो। ब्रह्मयंत्र तुमसे भी जुड़ा हुआ है। उसकी शक्तियों को तो तुमने भी अभी पूरी तरह से देखा नहीं है और ना ही हासिल किया है, लेकिन अगर काल को ब्रह्मयंत्र का पता चल गया तो ये फिर उसे नहीं छोड़ेगा। शायद काल को अभी ब्रह्मयंत्र की शक्तियां ना मिले, लेकिन जैसे जैसे तुम ब्रह्मयंत्र के पास जाओगी और उसकी शक्तियों को हासिल करोगी, काल भी वैसे वैसे ताकतवर होता जाएगा। उसे हराना असंभव हो जाएगा नैना, असंभव। अपनी खुली आंखों से नैना उस शख्स को देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में आर्यमान की बातें घूम रही थी। वो मन ही मन आर्यमान से कहती है, तो फिर हम क्या करें आर्यमान? आखिर इसे हराने का क्या उपाय है? क्या ये इतनी आसानी से हमें हरा कर चला जाएगा? मैं एक बार फिर से अपनों को और अपनी जान को नहीं खो सकती हूँ आर्यमान। नैना की बातों को सुन आर्यमान थोड़ी देर तक चुप रहता है। उधर काल युद्ध के लिए बेचैन था। वो एक बार फिर से नैना को ललकारते हुए कहता है, मुझे उधर आने के लिए मजबूर मत करो लड़की। अगर एक योद्धा की मौत चाहती हो तो मुझसे आकर युद्ध करो, वरना एक कायर की मौत मरने के लिए तैयार रहो। काल की बातों को सुन नैना सोच में डूबी हुई थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आर्यमान उससे कहता है, नैना, तुम युद्ध को टालने की कोशिश करो और खुद युद्ध से दूर रहो। अगर बहुत ज्यादा ही गंभीर जरूरत आ जाएगी तब मैं ब्रह्मयंत्र को खुद से अलग करके काल से लड़ने के आने की कोशिश करूंगा। ब्रह्मयंत्र को खुद से अलग करने के बाद मैं पृथ्वी पर जिंदा रहता हूं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन तुम्हें इसके सामने किसी भी हाल में लड़ने के लिए नहीं जाना है नैना, नहीं जाना है। तुम इससे जीत तो नहीं पाओगी, लेकिन ऐसा करने से पूरा संसार जरूर खतरे में आ जाएगा। आर्यमान की बातों को सुन नैना उससे कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो आर्यमान? आखिर मैं बिना लड़े कैसे रह सकती हूँ? यहाँ युद्ध तो होना ही होना है। नैना के सवालों का आर्यमान के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहता है, लंबी लड़ाई के लिए कभी कभी छोटी मोटी मात खा लेनी चाहिए। तुम्हें बस इससे युद्ध नहीं करना है। इतना कह आर्यमान नैना से अपना संपर्क तोड़ लेता है। आर्यमान की बातों को सुन नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी बातों को सोच नैना परेशान हुए जा रही थी। मैं इससे लड़ूंगी नहीं, आर्यमान इससे लड़ेगा नहीं और अशोक यहाँ पर है नहीं, फिर इसे हराएगा कौन? आज तो ये बिना युद्ध किए यहाँ से जाने के विचार में भी नहीं लग रहा है। यही सोचते हुए नैना काल से कहती है, अचानक युद्ध करने से अच्छा है हम बाद में किसी प्रतियोगिता में हिस्सा। नैना की बात अभी पूरी होती उससे पहले देव बीच में बोलते हुए कहता है, क्या हुआ नैना, तुम्हारे वो यार आज नहीं आने वाले क्या, जो फिर से समय मांग रही हो? या फिर तुम्हारे यार लोगों का तुमसे मन भर गया और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है? इतना कह देव और भी जोर से हंस पड़ता है। उधर देव की इस बात को सुन नैना का खून खौल रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें देव को घूरी जा रही थी। महाबलशाली और जादुई शक्तियों के मालिक काल से आखिर कैसे मुकाबला करेगी नैना? बिना युद्ध भूमि में उतरे इस युद्ध को कैसे जीतेगी नैना?